हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम रीट 2021 मैथ्स खास करके लेवल 2 के लिए आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, इसके अंदर आज हम बेसिक वीडियो इसके लेकर के आए हैं। बेसिक में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वर्ग और वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे घन और घनमूल का बेसिक, और फिर इन दोनों पे मिक्सअप क्वेश्चन जो है उनको करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वर्ग का हमें पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है। तो जब हमारे पास मान लीजिए एक नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है भाई, तो 4 का वर्ग क्या होगा? तो 4 को इसी संख्या से वापस गुणा करिए, यानी 4 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो ये 4 का जो वर्ग है इसको हम कहते हैं ये जो 16 है ये किसका वर्ग है? ये 4 का वर्ग कहलाता है। ठीक है भाई, ये 4 का क्या कहलाता है? वर्ग। यानी किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारे पास संख्या लिखी है उसको उसी संख्या से आप गुणा कर दीजिए तो वो उसका वर्ग हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे 4 का वर्ग 4 गुणा 4 बराबर 16 आ गया। ठीक है भाई, इस तरीके से हमारे पास 4 का वर्ग क्या आ गया? 16 आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमें कुछ और बातों का ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे वर्गमूल लिखा हुआ, वर्गमूल क्या होगा? तो वर्गमूल 4 का वर्गमूल जब हम लिखेंगे, 4 का वर्गमूल का मतलब क्या होता है? जो आपने ये 16 लिखा था इसको आप यहाँ पे, ये वर्गमूल का निशान है ये वाला। ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या होता है? वर्गमूल का निशान होता है। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे छोटा सा 2 लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, वैसे नहीं भी लिखते तो भी ये वर्गमूल ही रहेगा। यदि यहाँ पे 3 लिखा आता है तो वो घनमूल हो जाता है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब ये जैसे 16 यहाँ पे हमने 16 को लिख दिया, ये क्या है? वर्गमूल। 16 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 16 का वर्गमूल निकालने के लिए पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे, यानी इसको 2 ऐसी संख्याओं के अंदर तोड़ेंगे जिसके अंदर दोनों संख्याएं सेम हो और गुणा में लिखी जाए। ठीक है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप देखो ये क्या है? ऐसी संख्याओं का जोड़ा बन गया जिसके अंदर क्या है? दोनों संख्याएं क्या समान है। तो इसमें से एक संख्या बाहर आती है, यानी इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 4। यानी 16 का वर्गमूल कितना आ गया हमारे पास? 4। 4 का वर्ग तो 16 होता है, लेकिन 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या है? कम से कम 20 तक हमें क्या है? स्क्वायर याद होने चाहिए, वर्ग जो है वो याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 1 गुणा 1 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर पूछें तो 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद यदि मैं 3 का स्क्वायर पूछूं तो 3 गुणा 3 यानी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर 16 अभी मैंने बता दिया, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। इस तरीके से आगे चलते जाएंगे, जो आपको क्या है 20 तक कम से कम आपको ये याद कर लेने हैं। अब आपको वर्ग क्या होता है ये आपको समझ में आ गया कि एक ऐसी संख्या जिसको उसी संख्या से गुणा करें तो हमें क्या है? एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ये जो 16 है ये वर्ग संख्या कहलाती है, क्योंकि इसे क्या है? 4 गुणा 4 के 2 टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। अब मुझे ये बताइए, क्या 7 एक वर्ग संख्या है? 7 वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके ऐसे 2 टुकड़े बनाना पॉसिबल नहीं है जिसमें क्या है? संख्याएं सेम आ रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे 2 एग्जैक्ट टुकड़े हमें नहीं मिलेंगे, इसलिए क्या है? 7 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, 9 की अगर हम बात करें तो 9 एक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक है, एक जैसे दोनों संख्याएं आ रही हैं, गुणा में आ रही हैं। तो यहाँ पे ये 9 का वर्गमूल जो है, 9 का वर्गमूल पूछें तो 3 बताओगे, और 3 का स्क्वायर पूछें यानी वर्ग पूछें तो कितना बता दोगे? 9 बता दोगे। उम्मीद है इतनी बातें आप पहले से भी जानते होंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा और भी मैंने बता दी। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए। अंडर रूट लगा है, अंडर रूट के अंदर कुछ भी संख्या लिखी है, इसका मतलब वर्गमूल की बात कर रहे हैं। ये अप्रोक्स वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास, तो ये आपको 2-3 वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त हमें हो सकता है इनकी जरूरत पड़े। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमें ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पे अंडर रूट 2 लिखा है। ठीक है, यानी 2 का वर्गमूल। तो 2 का वैसे एग्जैक्ट वर्गमूल तो हमें पता है कि 2 का वर्गमूल होता नहीं, क्योंकि 1 का वर्ग क्या होता है? 1 का वर्ग मतलब स्क्वायर। 1 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है? 1 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1। 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 का वर्ग लिखेंगे तो 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? वर्ग संख्याएं। पहली वर्ग संख्या क्या है? 1, फिर 4, फिर 9, इस तरीके से आगे चलती जाएंगी। अब देखिए आप यहाँ पे 2 तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो इसके ऊपर जब अंडर रूट लगाएंगे तो इसमें हमें क्या है? इसका वर्गमूल हमें अप्रोक्स मिलेगा। ठीक है, यानी इसका सन्निकटतम मान हमें मिलता है, लगभग वैल्यू जो है वो कितनी प्राप्त होती है? 1.414। ये बात आप याद रखोगे। अंडर रूट 2 की जो अंडर रूट 2 का वर्गमूल जो है वो कितना होता है? 1.414 होता है।
ठीक है, लगभग। और √3 का वर्गमूल कितना होता है? 1.732 होता है। और √5 का 2.236 होता है। ये कम से कम 3 वैल्यू तो हमें याद होनी चाहिए, ताकि जब हम क्वेश्चन करने बैठें तो ये वैल्यू हमारे दिमाग में होनी चाहिए, ताकि अगर इनमें से कोई वैल्यू आती है तो हम वहाँ पे सीधे ही लिख पाएँ। ठीक है भाई। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये तो हमारे पास एक अंक का हमने क्या है, एक अंक की स्क्वायर निकालना, ये आपको 20 तक मान लीजिए याद है। लेकिन मान लीजिए 2 अंकों की स्क्वायर निकालना आ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी 2 अंकों का एक नंबर लिखा हुआ है, मान लेते हैं हमारे पास ये 14 लिखा है, और 14 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर लिखना है। तो जब ए और बी यानी 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है, जिसमें पहला अंक ए मान लिया, दूसरा अंक बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर और ये तिरछी लाइन, फिर यहाँ पे तिरछी लाइन 2ab और यहाँ पे तिरछी लाइन, फिर बी स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिए इस फॉर्मूले को आप कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, ये 14 का हमें स्क्वायर लिखना है। इसमें आप देखिए ए यानी पहले नंबर, जो पहले नंबर 1 आ रहा है, तो 1 का आप स्क्वायर कीजिए। ये जल्दी से निकालने का तरीका है। तो 1 की स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा ab, ए और बी का गुणा, यानी इन दोनों अंकों का गुणा, 4 गुणा 1 4, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद बी स्क्वायर, बी की जगह ये दूसरा वाला नंबर कितना है 4, तो 4 की स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 16। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास 1 आ गया, इसको गुणा कर लेते हैं, 8 आ गया, और ये कितना बन गया 16। ठीक है भाई। अब देखिए भाई, ये हमारे पास, इसमें हमें ध्यान रखना है, ये जो तिरछी लाइनें मैंने लगाई यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि इस तिरछी लाइन के अंदर, यहाँ से आप देखोगे इस तिरछी लाइन के इधर क्या है, एक संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे 2 संख्याएं आ रही हैं, तो ये जो 1 है ये इधर क्या है, हासिल के रूप में इधर आ जाएगा। ठीक है भाई। तो ये 6 का 6 आ जाएगा, 1 जो है ये इधर आ गया हासिल के रूप में, 8 में जुड़ गया, तो ये कितना बन गया, 9 बन गया। ठीक है। आगे यहाँ पे एक ही अंक था, 9 अकेला ही है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा। यानी ये हमारे पास क्या आ गया, 196। ये 14 का वर्ग होता है। ठीक है भाई। ये 14 की स्क्वायर 196 हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमें 23 की स्क्वायर निकालना है। 23 की स्क्वायर तो कैसे निकालेंगे जल्दी से, पहले अंक की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4, और यहाँ पे लास्ट अंक की स्क्वायर, लास्ट अंक की स्क्वायर कितना है हमारे पास 3, 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9। ठीक है भाई। यहाँ पे आप देखिए, पहले अंक की स्क्वायर, लास्ट वाले अंक की स्क्वायर, और बीच में दोनों अंकों का गुणा, इन दोनों का गुणा करते हैं, 2 3 6, 2 और 3 का गुणा कर लिया 6, और 6 को फिर 2 से गुणा करना है। ठीक है, 2ab, यानी इन दोनों का गुणा करके इसका दुगुना कर देना है, तो ये 6 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब यहाँ पे 9 का 9 आएगा, यहाँ पे 2 का 2 आएगा, ये एक हासिल, क्योंकि एक एक अंक रखना है हमें, ये एक हासिल इधर जाएगी, तो ये कितना बन जाएगा 529। ठीक है भाई। उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे आसानी से। ठीक है। तो ये जल्दी से किसी भी क्वेश्चन को हमें क्या है, वर्ग जल्दी से निकालने की ये ट्रिक है हमारे पास। ठीक है भाई। अगर ये हमें पता है तो फिर हम आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक और, मान लीजिए आ गया हमारे पास 63 आ गया। ठीक है, 63 का हमें स्क्वायर लिखना है, तो पहले क्या है, एक ही स्क्वायर 36। ठीक है, और इन दोनों का गुणा 6 3 18, 18 का भी डबल करना है, तो 36 आ जाएगा। उसके बाद 3 की स्क्वायर लास्ट में, 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास 9 आएगा, ये 6 आ जाएगा, और ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 39 बन जाएगा। ठीक है, तो 3969 इसका क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हम क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो आसानी से कुछ ही सेकंड के अंदर फाइंड कर सकते हैं, यदि वो संख्या जो है वो 2 नंबर की है। ठीक है। इस तरीके से ये आपको क्या है, वर्ग निकालना आना चाहिए। ठीक है, 2 अंकों की संख्या का। अब हम बात करते हैं कि 3 अंकों की संख्या आ जाए, तब हम उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, वो भी आप देखिए। 2 अंकों की संख्या। ठीक है भाई, 2 अंकों की संख्या हम देख चुके हैं। ऊपर वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। यदि 3 अंक आ जाएं, ए बी और सी, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या लिखी है 236। ठीक है, 236 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि पहले की स्क्वायर करते हैं, 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4, और लास्ट में क्या आ रहा है, सी की स्क्वायर, यानी लास्ट वाले अंक की स्क्वायर आएगी। ठीक है, उसको बाद में लिखेंगे हम। ए और बी का गुणा, यानी पहले 2 अंकों का गुणा, 2 गुणा 3, 2 3 6, और साथ में 1 2 अपनी मर्जी से। ठीक है, इस फॉर्मूले के अनुसार लगाना है। ए और बी का गुणा, यानी पहले 2 अंकों का गुणा, तो पहले 2 अंकों का गुणा करेंगे, 2 और 3 का गुणा 6, और 2 आगे लगाएंगे, यानी 6 दूनी 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ए और सी का गुणा, ठीक है, यानी पहले और अंतिम का गुणा, 6 दूनी कितनी हो जाएगी 12, और 12 को 2 से गुणा करेंगे 24। ठीक है, ये 24 बन जाएगा, यानी इतने की वैल्यू हमारे पास 24 आ जाएगी। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, 24 में हमें जोड़ना है ये बीच वाले की स्क्वायर, बी की स्क्वायर, यानी बीच वाले 3 की स्क्वायर, तो 24 और 9 कितने हो जाते हैं भाई, 24 और 9 हो जाते हैं आपके पास 33। कितने, 24 और 9 33 हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 2 गुणा बी सी, बी और सी, यानी 6 और 3 का गुणा 6 3 18, 18 का दुगुना करेंगे 36। ठीक है, और लास्ट में 6 आ रहा है,
सी की स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। यानी पहले स्टेप में हमें क्या करना है, पहले वाले अंक की स्क्वायर कर देनी है। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, ए और बी का गुणा करना है, यानी पहले दो अंकों का गुणा और 2 से और गुणा कर देना है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को फिर वापस 2 से गुणा कर दिया, कितना बन गया 12। उसके बाद क्या करना है, ए और सी, यानी लास्ट वाले दो अंकों का गुणा करना है, ए और सी, यानी पहले और ए और सी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ए सी लिखा हुआ है, तो 2 और 6 का गुणा करना है, तो 6 दूनी 12। ठीक है, और 12 को 2 से गुणा करना है 24, तो ये इतने की वैल्यू होगी हमारे पास 24। ठीक है भाई, 24 में प्लस बी की स्क्वायर और जोड़ना है, तो बीच वाले की स्क्वायर और जोड़ना है आपको, तो 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, तो 24 में 9 जोड़ेंगे 33 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वाले अंक की स्क्वायर आ जाएगी हमारे पास कितनी आए, उसके बाद यहाँ पे 2 गुणा बी सी हमारे पास आएगा लास्ट में, लास्ट वाले अंक की स्क्वायर लिख देनी है, पहले में पहले वाले अंक की स्क्वायर। यहाँ पे इस स्टेप के अंदर क्या आएगा, 2 गुणा बी सी, बी और सी का गुणा और 2 में 2 साथ में आएगा फॉर्मूले के अनुसार, तो ये आ जाएगा 6 × 18, 18 को 2 से वापस गुणा किया तो 36। यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब इसको हल कर लीजिए, एक एक अंक छोड़ना है हमें इधर, लास्ट में 6 का 6 आएगा, ये 3 इधर हासिल के रूप में जुड़ेगा, तो 36 और 3 39 हो जाएंगे। ठीक है, अभी भी हासिल 3 बची, ये 3 हासिल इधर आ गई, तो ये 3 हासिल इधर आई, तो ये 36 बन गया। ठीक है, अब 36 में 3 हासिल इधर आई, तो ये 12 और 3 15 बन गया। 15 में 1 हासिल इधर आई, तो ये कितना बन गया 5, यानी 55 696 इसका क्या है, राइट आंसर है। आप इस तरीके से किसी भी नंबर की क्या है, आप चाहे वो, यदि आपको ये फॉर्मूला पता है, आप किसी भी नंबर 3 अंकों का है तो आप उसकी स्क्वायर जो है इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये आपको मैंने बताया जब 2 अंक हों उसकी स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, तो पहले वाले अंक की स्क्वायर, इन दोनों अंकों का गुणा और आगे 2 लगा देना है, और लास्ट वाले अंक की स्क्वायर। ध्यान रखना, ये जो तिरछी लाइनें लगी हैं इसके इधर साइड क्या है, एक ही अंक आना चाहिए, लास्ट में पहले वाले में कितने भी अंक आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यदि 3 अंक आ रहे हैं ए बी और सी, तो पहले वाले की स्क्वायर करनी है, फिर ए और बी यानी पहले और दूसरे अंक का गुणा और 2 से गुणा कर देना है। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा, ए और सी यानी पहले और लास्ट का गुणा करना है और इसको 2 से गुणा करना है, और जो बीच में अंक बचेगा उसकी स्क्वायर इसमें ऐड कर देनी है। उसके बाद तीसरे स्टेप के बाद चौथे स्टेप में क्या होगा, बी और सी का गुणा, बी और सी यानी अंतिम 2 का गुणा, और 2 का गुणा तो अपनी मर्जी से हमें करना ही पड़ता है। उसके बाद सी स्क्वायर यानी लास्ट वाले अंक की स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको क्या है, जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको बताया, इस तरीके से क्या है, हम किसी भी क्वेश्चन का वर्गमूल जो है वो आसानी से वर्ग जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए, यदि किसी संख्या के अंत में 5 आ जाए तब हम उसका वर्गमूल कैसे वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई, यदि किसी संख्या के अंत में 5 आ जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें क्या है 15 के अंत में 5 आ रहा है, इसका हमें वर्ग निकालना है, तो आप क्या करोगे, लास्ट वाले अंक की स्क्वायर करोगे, 5 की स्क्वायर। और यहाँ पे आपको पहले स्टेप के अंदर देखना है कि पहले वाले में पहला अंक क्या है, पहले वाले में 1 है, तो 1 गुणा आप क्या कर दोगे, इसमें 1 जोड़ दोगे, यानी पहले वाला अंक आपके पास 1 था, 1 में 1 को पहले वैसे ही लिख लेना है, प्रथम अंक को वैसे लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो 1 आ रहा है इसमें 1 जोड़ के आपको क्या करना है, इसको 2 कर देना है, उससे गुणा कर देना है, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लास्ट में आपको क्या है, 2 अंक रखने हैं। ठीक है भाई, जब ये वाली तिरछी लाइन है इसके पार आपको ये 25 का 25 ही रखना है। ठीक है, इसमें आप हासिल इधर मत जोड़िएगा, ये 45 बन जाएगा जो कि गलत होगा। अब इसको आप हटा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आप क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो आसानी से निकाल सकते हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 25 है, तो 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो पहले मैंने बताया कि लास्ट में तो 5 की स्क्वायर यानी 25 आएगा ही आएगा। ठीक है, 5 की स्क्वायर लास्ट वाले अंक का स्क्वायर 25 लिख दिया। अब हमें पहले में क्या करना है, ये 2 आ रहा है, 2 में 1 जोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा, तो 2 3 6, और ये 25 का 25, तो 625 इसका क्या है, राइट आंसर होगा। इस तरीके से क्या है, आप किसी भी नंबर का जो है वो स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 125, ठीक है, 125 का हमें स्क्वायर लिखना है, तो लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा। ठीक है, 5 की स्क्वायर लास्ट में, लास्ट अंक की स्क्वायर। अब इधर 2 अंक बच गए 12, अब हमें क्या करना है, 12 को 13 से गुणा करना है। ठीक है, 12 में 1 जोड़ के 13 से गुणा, जैसे यहाँ पे 1 में 1 जोड़ के 2 से गुणा, 2 में 1 जोड़ के 3 से गुणा, 12 में 1 जोड़ के 13 से गुणा। ठीक है भाई, तो इसको हल करेंगे तो 13 दूनी 26 का 6 आ जाएगा, और 13 एकम 13 और 2 कितने हो जाएंगे, 15, कितने हो जाएंगे 13। उसके बाद ये 25 का 25 आ जाएगा, ये वाली लाइन हटा दीजिए, 156 25 इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा 156 25। ठीक है, इस तरीके से क्या है, आप क्या है किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो आसानी से निकाल सकते हो, यदि उसके अंतिम
अंतिम यानी इकाई का अंक जो है उसमें क्या है आपको 5 नजर आता है। ठीक है, 5 नजर आता है तो आपको क्या करना है, पहले में जो अंक मिल रहा है उसको क्या है 1 बढ़ा करके उसी अंक से गुणा कर देना है और लास्ट में आपके पास 25 आएगा। ठीक है, इस लाइन को हटा दीजिए, वही आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से क्या है हमें ये वाले जब यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है तो हमें इसको हल कर लेना है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है कि मान लीजिए हमारे पास लास्ट क्या पूरे ही सारे अंक एक एक दे रखे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे 11 दे रखा है हमें क्या दे रखा है 111 दे रखा है, 111 दे रखा है। ठीक है भाई, सभी में एक एक आ रहा हो और फिर यहाँ पे ये 4 बार एक एक दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे 5 बार एक एक दे दिया। इसके ऊपर हमें स्क्वायर ये हमें ज्ञात करना है कि इसकी स्क्वायर क्या आएगी। ठीक है भाई, इन सभी की स्क्वायर क्या आएगी। तो सबसे पहले 11 की स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 121 होता है। ठीक है, अब 111 की स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हमें पता होना चाहिए कितना होता है, ये होता है आपके पास 12,321 होता है। ठीक है, यदि इस तरीके से लिखा हुआ है यानी 4 बार एक आ जाए तो इसकी स्क्वायर कितना होता है, ये आप देख लीजिए भी इतना होता है। ठीक है भाई, अब 5 बार एक लिखा हुआ आ जाए तो ये होता है हमारे पास, ठीक है, इतना होता है। अब देखिए ये एक पैटर्न बन जाता है कि 11 की स्क्वायर जो है यहाँ पे आप 1 की स्क्वायर लिख सकते हो, 1 ही होता है। ठीक है, यदि 1 बार 1 आ रहा है तो 1 ही आएगा, यदि 2 बार 1 आ रहा है तो पहले 1 और फिर 2 लिखिए और फिर आप घटते हुए क्रम में जाइए, पहले आप बढ़ते हुए क्रम में जाइए जितनी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 बार 1 लिखा हुआ है तो 1 और 2 और फिर 1 लिख दिया। यहाँ पे देखिए 3 बार 1 लिखा हुआ है, 1 2 और 3 बार 1 आ रहा है तो आपको पहले 1 2 3 तक आपको गिनती लिखनी है और फिर क्या है इस गिनती को वापस क्या है डिक्रीज कर देना है, यानी आपको क्या है घटते हुए क्रम में वापस लिखना है। तो 3 के बाद 2 आएगा फिर 1 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 तक जाना है, 1 2 3 4 और फिर 3 2 1। ठीक है, फिर वापस 1 तक चले जाना है। इस तरीके से आपको जैसे 5 बार आ रहा है 1 2 3 4 5 बार आ रहा है तो 1 2 3 4 5 लिख दिया और फिर 5 के बाद 4 3 2 1 इस तरीके से। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्या है हम जिस भी संख्या में क्या है 1 1 1 लगा हो उसकी स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक पैटर्न बनता है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये क्या है हमें जितने नंबर हमें जितनी बार हमें 1 लगा मिलेगा हमें क्या है उतने ही नंबर लिख लेना है 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद क्या है हमें क्या है इन अंकों को घटाते हुए 1 तक ले जाना है वापस। ठीक है भाई, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या है कुछ बातों का हमें और एक्स्ट्रा थोड़ा ध्यान रखना है कि जब हम क्या है किसी सम संख्या का वर्ग करते हैं, जब हम किसी सम संख्या का वर्ग करते हैं तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि यदि हम सम संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो हमें एक सम संख्या ही मिलेगी। ठीक है भाई, तो जैसे मान लीजिए 2 की मैंने पावर 2 की यानी 2 का स्क्वायर लिया, वर्ग लिखा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 12 का मैंने वर्ग लिखा तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे हमारे पास ये सम संख्या थी, ये भी सम संख्या, तो यहाँ पे ये भी सम संख्या मिली, ये भी सम संख्या मिली। आ रही बात समझ में। ठीक है भाई, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है और इसे क्या है सम संख्या के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। 2 गुणा सम संख्या, ये किसी सम संख्या का दुगना होता है। ठीक है, तो ये किसी सम संख्या का दुगना है या नहीं है हम इसको चेक कर सकते हैं। 2 गुणा 2, तो ये आप देखिए 2 का दुगना हो रहा है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा कितना लिखूंगा 72। ठीक है भाई, तो ये देखिए 72 एक सम संख्या है, ये भी सम संख्या और ये सम संख्या का दुगना है। ठीक है, ये भी सम संख्या का दुगना है। इस तरीके से क्या है ये हमें ध्यान रखना है, ये फैक्ट है। कई बार क्या है कुछ लाइनें बना करके दे देता है हमें ऑप्शन के अंदर, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन है कि इनमें से आप सत्य कथन पहचानिए, उसमें से बाकी 3 तो असत्य दे देगा। एक मान लीजिए सत्य वहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी सम संख्या का वर्ग, ठीक है, किसी सम संख्या का वर्ग जो है वो किस रूप में लिखा जा सकता है, वो किसी सम संख्या के दोगुने के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या नहीं, तो आपको बताना है कि व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है भाई, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विषम संख्या का वर्ग यदि हम करें तो ये हमें विषम संख्या प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 3 एक विषम संख्या है, 3 का हमने वर्ग किया तो हमें 9 मिला, तो 3 विषम संख्या थी तो 9 भी क्या है एक विषम संख्या है। उसके बाद हमने क्या है मान लीजिए 11 का वर्ग किया तो 11 का वर्ग हमें 121 मिला, 11 विषम संख्या तो 121 भी विषम संख्या। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए जब हम किसी विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक विषम संख्या मिलती है और इस विषम संख्या को
हम क्या कर सकते हैं, n यानी दो क्रमागत n और प्लस n+1, इसका मतलब क्या है कि इसे क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये हमारे पास धनात्मक पूर्णांक हमने n ले लिया और दूसरा n+1 ले लिया। अब देखिए इस बात को हम कैसे समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए कोई धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जैसे ये 9 लिखा है तो क्या मैं इसको 4 + 5 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। अब ये देखिए दोनों ही धनात्मक हैं और दोनों ही क्या पूर्णांक हैं, तो 4 + 5 के रूप में इसे लिखा जा सकता है। 121 में देखिए ये हमारे पास बन जाएगा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 60 + 61। ठीक है, तो आप देखिएगा इन दोनों को मिलाइएगा तो कितना 121 ही बनेगा। तो इस तरीके से क्या है, दो क्या है क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के रूप में लिखा जा सकता है किसी भी विषम संख्या के स्क्वायर को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये इसकी नोटेशन है कि आप इसको किस तरीके से व्यक्त कर पाओगे। तो इसे क्या है, दो यदि विषम संख्या है उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो एक विषम संख्या मिलेगी जिसे हम क्या है दो क्या है धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है ये बात भी आप आसानी से समझ गए होगी। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है कि किसी सम संख्या का वर्ग जो है वो दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है। ठीक है, कोई भी एक हम सम संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या है सम संख्या ले ली 6 ले लिया। ठीक है भाई, 6 की स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। अब ये 36 क्या कह रहा है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है, दो क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत विषम संख्या यहाँ पे हम देखें तो आप देख लीजिए 17 और 19 ये दोनों क्रमागत विषम संख्या है। 17 के बाद 19 आती है विषम संख्या, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो हमें क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि हमारे पास कोई सम संख्या है उसका यदि हम वर्ग करेंगे तो दो क्या है हमें विषम संख्याओं के, दो क्रमागत विषम संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है किसी सम संख्या के वर्ग को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी सम संख्या का यदि हम वर्ग करें तो दो क्रमागत विषम संख्याओं के योगफल के रूप में इसे हम व्यक्त कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए विषम संख्याओं का योगफल के रूप में। तो आप देखिएगा हमारे पास इस 16 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो 9 और 7 कितने होते हैं, 7 और 9 कितने होते हैं, यहाँ पे पहली संख्या 7 आ जाएगी और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है भाई, 7 और 9 इस तरीके से ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस संख्या को भी क्या है, हम 16 को भी हम किस रूप में लिख सकते हैं, 7 और 9 के योगफल के रूप में, और ये दोनों ही क्या है विषम संख्या है। तो ये बात आपको, ये फैक्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज याद नहीं भी है तो आप इस तरीके से किसी संख्याओं को उस समय तोड़कर देख लोगे कि कोई स्टेटमेंट सही है या नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए आपके सामने आ गया कि सत्य और असत्य पहचानिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ है किसी सम संख्या का वर्ग दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है। ठीक है, होता है या नहीं होता ये आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, कोई एक छोटा सा एग्जांपल लोगे। ठीक है, बहुत बड़ा एग्जांपल वहाँ पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि जो छोटे पे लागू हो रहा है तो इसका मतलब वो बड़े पे भी लागू होगा। तो जैसे आप 4 की स्क्वायर 16 करते तो आपको 7 और 9 मिल जाता, इन दोनों को जोड़ने से आपको 16 मिलता। तो आप क्या है इसे दो क्रमागत विषम संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते थे, ये आपको बताना था। ठीक है भाई, उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। इस तरीके से भी आप क्या है, आपको यदि ये याद फैक्ट नहीं भी रहते, याद रह जाए तो फिर तो आपको सीधा ही टिक कर देना है। अगर नहीं रहते तो आपको इस तरीके से करके देख लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो है वो सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ठीक है भाई, अब देखिए भी इस स्टेटमेंट को हम कैसे चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं, इसको अभी हम चेक कर लेते हैं। देखिए भी हमारे पास प्रथम n विषम संख्याओं के योग की बात कर रहा है, विषम संख्या की बात कर रहा है पहली बात तो हम कोई भी विषम संख्या, जैसे हमने 2 विषम संख्याएं ली, ये कितनी बन गई 4। अब हमने 3 विषम संख्या ले ली, 1 3 5। ठीक है भाई, तो ये कितना बन गया, 9 बन गया। ठीक है, 1 3 5 और 7। ठीक है भाई, तो ये कितना बन गया, 16 बन गया। 1 3 5 7 और 9 भी इसके साथ जोड़ दिया तो कितना बन गया, 25। अब आप देखो यहाँ पे दो क्रमागत विषम संख्याएं थी तो हमारे पास ये क्या संख्या 4 प्राप्त हुई, जो क्या है 2 का वर्ग है अतः पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 जब हमने क्रमागत विषम संख्याएं ली तो हमें 9 प्राप्त हुआ, 9 जो है वो 3 का वर्ग है, इसलिए हमें ये भी पता चला कि ये भी क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। उसके बाद 1 3 5 और 7 यानी प्रथम 4 विषम संख्याओं को जोड़ा तो ये हमारे पास 4 का वर्ग कितना प्राप्त हुआ, 16। ठीक है भाई, और यहाँ पे 5 प्रथम विषम संख्याओं को जोड़ा तो हमारे पास क्या है 5 का वर्ग 25 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि आप कितनी विषम संख्याएं जोड़ रहे हो, उनकी संख्या आप देखिए 2 संख्याएं हैं तो ये 4 जो है वो 2 का वर्ग होगा, यानी 2 का वर्ग प्राप्त होगा। और यहाँ पे आप 3 क्रमागत विषम संख्याएं जोड़ रहे हो तो ये 3 का वर्ग और ये 4 का और ये 5 का। इस तरीके से ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो है वो सदैव एक क्या है पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में इकाई का अंक
अंत में जो लास्ट अंक आ रहा है या फिर इकाई का अंक जो है वो 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ठीक है भाई, कोई भी आप जैसे भी आप क्या पूर्ण वर्ग संख्या लिखोगे, जैसे एक का स्क्वायर लिखोगे तो आप 1 होता है, 2 का स्क्वायर लिखोगे कितना होता है भाई 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और फिर क्या है 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, और फिर लास्ट में क्या आता है 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, वैसे आप बहुत सारे स्क्वायर आपको याद हैं तो आप लिख सकते हो। अब आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। आप देखो कहीं पे भी इकाई का अंक यहाँ पे 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है, 1 है। ठीक है, यानी आपको 2, 3, 7, 8 ये इकाई का अंक आपको नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? जब यदि वो पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में इकाई का अंक जो है वो 23, 78 यानी 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 23, 78 नहीं आ सकता, 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि अंत में विषम संख्या में 0 नहीं हो सकते। विषम संख्या में यहाँ पे आप देखो ये 0 आ गई, 10 का वर्ग करने पे हमें क्या मिला 100 मिला। 100 में आप देखो 2 0 आ रही हैं, दो क्या है एक सम संख्या है, तो यहाँ पे सम संख्या के रूप में तो 0 आ सकते हैं, यानी 2 0 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे 0 आपको नहीं मिलेंगे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में कि आपके पास 1 0 आ रहा हो, 3 0 आ रहे हो। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास लास्ट में यदि 3 0 आते हैं तो वो क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, लास्ट में यदि 5 0 आ रहे हैं तो भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। 7 0 आ रहे हैं, 9 0 आ रहे हैं, यानी विषम संख्या के रूप में आपको लास्ट में 0 नहीं मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी, विषम संख्या में 0 नहीं हो सकते। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास इस पे क्या है हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे वर्ग और ठीक है घन पे। ठीक है, तो इस पे क्या है हम बहुत सारे इस टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे और आपको लगभग हर एक टाइप जो है वो कवर करवा दिया जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के गुणा से प्राप्त संख्या में छोटी संख्या घटाने पर व बड़ी संख्या जोड़ने पर सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अब यहाँ पे इसका आप एग्जाम्पल देखिए। आप एक मान लीजिए ये हमें क्या कहने की बात, यहाँ पे हमें क्या बात ये कर रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आप कोई भी ले सकते हो, 8 गुणा 9 ले लिया हमने। ठीक है, 8 निमा क्या होता है 72, इनका गुणा कर लिया 72 मिल गया। गुणा से प्राप्त संख्या में छोटी संख्या घटाने पर, इसमें से आप छोटी संख्या घटा दीजिए। 72 में से हमने क्या किया, छोटी संख्या 8 माइनस कर दिया, तथा सदैव एक क्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है छोटी संख्या घटाने पर व बड़ी संख्या जोड़ने पर। तो बड़ी संख्या हम जोड़ देते हैं, तो 72 में हमने क्या किया 9 जोड़ दिया। बड़ी संख्या 9 है तो 9 जोड़ दिया, और छोटी संख्या तो छोटी संख्या को घटा दिया। 72 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 64 बचेगा, और 72 में 9 जोड़ेंगे तो 81 बनेगा। ठीक है भाई, आप यहाँ पे देखोगे कि यदि हमारे पास यहाँ पे कोई भी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं 8 और 9, यानी 8 के बाद आने वाला पूर्णांक 9 है। ठीक है, इन दोनों को लिया तो इन दोनों का आप गुणा किया, हमारे पास 72 मिला, और इनके गुणनफल में से 72 में से हमें क्या है यदि छोटी संख्या घटा दें तो भी एक हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी 64। 64 जो है वो क्या है 8 का वर्ग होता है, 8 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एक पूर्ण वर्ग संख्या में मिल रही है। और यहाँ पे आप देखो 72 प्लस 9 यानी बड़ी संख्या इसमें जोड़ दें, यानी जो इसका गुणनफल आया उसमें बड़ी संख्या जोड़ दें तो हमारे पास क्या बनेगा 81 बनेगा, जो कि 9 का स्क्वायर है। इस तरीके से क्या है यदि हमारे पास 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं उनका हमने गुणा किया तो हमें एक संख्या मिली, उस संख्या में छोटी संख्या को यदि हम माइनस कर दें तो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, और यदि बड़ी संख्या को हम ऐड कर दें यानी जोड़ दें तो भी हमें क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। ठीक है, ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं होंगी लेकिन होंगी पूर्ण वर्ग। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि संख्याओं का गुणा माइनस अगर छोटी संख्या कर दें या फिर संख्याओं का गुणा प्लस बड़ी संख्या कर दें तो हमें क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। ये बात आपको शॉर्ट में लिख के यहाँ पे बताई हुई है। अब देखिए अंकों की संख्या मान लीजिए n है। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास, उसमें अंकों की संख्या n आ रही है। ठीक है भाई, मान लीजिए हमारे पास क्या है कोई 2 अंकों की, मान लीजिए 11 है, 11 का हम वर्ग करते हैं तो 121 मिलता है। अब ये कह रहा है अंकों की संख्या n, तो यहाँ पे n का मान कितना आ रहा है आपके पास, n का मान मतलब यहाँ पे अंक कितने हैं 2 हैं। ठीक है, तो यदि हम किसी संख्या का वर्ग कर रहे हैं और उस संख्या के अंदर 2 अंक है, ठीक है, तो उसका जो पूर्ण वर्ग आएगा उसमें कितने अंक होंगे, उसमें आपके पास या तो 2n अंक हो सकते हैं या फिर क्या है 2n-1 अंक हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 3 अंक आ रहे हैं, तो यहाँ पे
इसका मतलब क्या है 2n-1 इसमें क्या है अंक आ रहे हैं। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या है अंकों की संख्या जो है वो 2n-1 होती है या फिर 2n हो सकती है। ठीक है भाई, किसी किसी कंडीशन में 2n हो जाती है और किसी कंडीशन में क्या 2n-1 होती है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। और आज के इस वर्ग और वर्गमूल टॉपिक के अंदर हमें इतनी ही बातें याद रखनी है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपको अभी लग रहा होगा कि हमने कुछ चीज़ें नहीं बताई, लेकिन उनको क्या है हम क्वेश्चनों के जरिए समझेंगे। बहुत सारे क्वेश्चनों में हम क्या है बहुत सारे टाइप जो है इसके कवर करेंगे और निश्चिंत रहिए आपको वहाँ पे अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। पहले हम इसके प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ नए क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना है वो भी करेंगे। ठीक है भाई, यानी इस टॉपिक पर हम क्या बहुत सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो आप निश्चिंत रहिए आपका हर एक टाइप जो है वो कवर होगा। तो आप एग्ज़ाम में अगर आप ये टाइप कवर कर लेते हो तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा आप उसको बखूबी ढंग से कर पा रहे होगे, निश्चित तौर पे कर पा रहे होगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल रहेगी। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे हम क्या है रीट लेवल 2 के लिए साइकोलॉजी, मैथ्स और साइंस की क्लासेस निःशुल्क अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, घन और घनमूल देखेंगे, उसका बेसिक देखेंगे और फिर दोनों पे क्वेश्चन जो आते हैं किस तरीके के उनको हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।